सरकार है और 15 वर्षों तक बिहार के अंदर आरजेडी की सरकार है। अब उन लोगों ने क्या किया और हमने क्या किया, इसी आधार पर जनता फैसला करेगी। और इस चुनाव में जो एजेंडा होगा ये होगा कि उन 15 वर्षों में कितनी सड़कें होंगी, इस 15 वर्षों में कितनी सड़कें होंगी, उन 15 वर्षों के अंदर कितने स्कूल भवन थे, इस 15 वर्षों में कितने स्कूल भवन, उन 15 वर्षों में अस्पताल और चिकित्सा की सुविधा क्या थी और इन 15 वर्षों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उन 15 वर्षों में क्या थी और इन 15 वर्षों में। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना है, जनता को फैसला करना है कि उन 15 वर्षों के अंदर बिहार को इन लोगों ने कहाँ लेकर गए लोग और आज बिहार कहाँ है। इसके अलावा जो सवर्ण वोटर की बात आपने की है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के लोगों को अपने साथ लेकर और इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सवर्ण वोटर का जहाँ तक सवाल है वो उसके लिए भी इस सरकार ने किया। केंद्र सरकार ने 10% उनको आरक्षण देने का काम किया, जिसका लाभ उन सबों को मिल रहा है और इसलिए वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने अति पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिलवाया है। हमने पिछड़ों को आरक्षण दिया है पंचायती राज के अंदर। हमने दलितों के आरक्षण और दलितों के लिए भी काम किया है और पिछड़ों के लिए भी काम किया, सवर्णों के लिए काम किया। कुल मिलाकर इस देश के अंदर और इस राज्य के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार एनडीए है और उन लोगों के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। सर, जहाँ तक माना जाए आपने 10% उनको आरक्षण मिली है सर, लेकिन बिहार में एक जो वोट बैंक रही है आपका आधार माना जाता है सर सुवर्ण वोट बैंक, जिसमें अगर कास्टिज्म के आधार पर अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार और लाल, ये 4 कास्ट सर आपको आपकी जब स्थापना उस समय से आपके साथ मौजूद है। लेकिन हाल फिलहाल में शेखपुरा जिला अध्यक्ष दारोबिन के द्वारा एक खास जाति को टारगेट करते हुए उनके उत्पत्ति के ऊपर चर्चा की गई थी उनके द्वारा। उस आधार को कुछ लोग मानकर आपकी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इस पर आप क्या करेंगे? नहीं, वो सब कुछ नहीं है। वहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी जाति को अपने से अलग कभी नहीं देखते। मैं आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, इस बिहार के अंदर रहने वाले प्रत्येक जाति हमारा है। हम बिहार के एक लोगों के विकास करने की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि न कोई जाति न कोई धर्म हमारे लिए जाति धर्म का विषय ही नहीं। और रही बात पार्टी के अंदर ये सब घटनाएं घटती हैं तो आपको भी अपडेट रहना चाहिए कि आगे क्या हुआ है नहीं हुआ है। ये विषय अब समाप्त है और इस विषय पर अब चर्चा करना बिल्कुल ही बेकार होगा, क्योंकि ये विषय अब समाप्त है। न औरंगाबाद का विषय है न शेखपुरा का विषय है। ये अध्याय अब समाप्त हो गया। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस बिहार के अंदर जातीय राजनीति में बिहार का सबसे ज़्यादा नुकसान है और इस जातीय राजनीति का जनक राष्ट्रीय जनता दल रहा है। ये राष्ट्रीय जनता दल के शासन में जातीय राजनीति की प्रकाष्ठा ये रही कि अगर कोई नरसंहार हो जाता था, अगर कहीं कोई मर जाता था, तो वहाँ पर सरकार या सरकारी पार्टी के लोग उसकी जाति देख कर जाते थे या नहीं जाते थे। ये बात हम नहीं कर सकते। हम सबके विकास की बात करते हैं, हम सबका साथ लेकर के काम करना चाहते हैं। कानून का राज है, यहाँ कानून जाति के हिसाब से परिभाषित नहीं होता है। कानून जाति के हिसाब से काम नहीं करता है। कानून काम करता है कानून के हिसाब से, जो कानून की किताब में बातें लिखी गई है उस हिसाब से काम करता है। यहाँ कानून काम करता है कि अगर अपराधी है उसे सजा मिलेगी, निर्दोष है तो वो मुक्त होगा। लेकिन वो जातीय राजनीति का जो दौर था, उस दौर में बिहार को कहाँ ले गया? बिहार कहाँ चला गया उस दौर? बिहार की सड़कों की स्थिति ये थी कि अगर यहाँ से बिहार के किसी भी कोने में पहुँचना, एक रात भर चलने के बाद बिहार के किसी कोने में पहुँचे। सड़कें खराब थी, स्कूल भवन जर्जर थे, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, अस्पताल में मरीज के पेट पर कुत्ता सोता था, वहाँ पर जांच की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर नहीं रहते।
और इसके बाद परिस्थिति क्या थी कि गाड़ी चोरी होती थी और फिर कहाँ मिलता था सबको पता था। गाड़ी चोरी गाड़ी कहाँ लगती है सबको पता है, सबको पता है कि बिहार के अंदर जब गाड़ियाँ चलती थी तो गाड़ियों से लोग राइफल का नाम निकालते थे और ये सब जातीय राजनीति का परिणाम। बिहार के अंदर बिहार के राजधानी में और स्कूल बस के लड़कियों के स्कूल बस में घुसकर के उनके साथ और इस जातीय राजनीति वहीं परिणाम था कि एमपी एमएलए के टिकट के नाम पर जमीन को लिखवाया गया, पैसा दिया गया, अपना घर खड़ा गया और अपनी अपनी बिल्डिंग खड़ा। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा क्या जो आपने एमएलए और की जो बात की है जो टिकट लेने के लिए जमीन लिखवाई जाती है, यानी आपका इशारा जो नया प्रकरण आया है तरुण यादव जो तेजस्वी यादव जी का ही नहीं बताया जा रहा है उस तरफ तो नहीं है। उससे तरुण यादव की बात नहीं है, बात तो बहुत पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। इसका बजाते सूची जारी किया गया किसको टिकट मिला और कहाँ कैसा मिला, ये कोई नई बात नहीं है। ये तरुण यादव का बात कभी आया, लेकिन ये मामला पहले से चल रहा है और ईडी पहले भी काम किया है, कई बेनामी संपत्तियों को ध्वस्त किया है दिल्ली से लेकर के बिहार तक। इसलिए एक बात आप समझिए कि गरीबों का एक धन्यवाद है और गरीबों का खून से जातीय राजनीति, जाति एक ऐसा नशा है इस नशे का इंजेक्शन देकर के इन लोगों ने गरीबों के उसका इंजेक्शन लेकर के इन लोगों ने बेजुबान जानवरों को चारा करते हैं, जातीय राजनीति का इंजेक्शन देकर और नशा चाह करके लोगों ने ये सब और आज बिहार इस नशे से मुक्त हो गया। 2005 में इस जातीय राजनीति के इंजेक्शन के नशे से बिहार मुक्त हो गया और मुक्त हुआ तो उसके बाद नहीं कुछ बता देंगे बोलने वाला नहीं और ये बिहार हमेशा याद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से 1000 वर्ष पहले कोई घटना घटी थी तो आदमी पटना के गांधी मैदान में बसारा में उनका टोटा चलाते हैं ले चलाते हैं, इसलिए 15 वर्ष होता है, 15 वर्ष में कोई खास तक नहीं होता है। लोग आज भी उस बात को याद रखे हुए हैं और यह समझ लीजिए बिहार में जब तक बिहार रहेगा बिहार के लोग इसको नहीं भूलेंगे कि डॉक्टर इंजीनियर सब बेरोजगार घूम रहा था, किसी को कोई रोजगार नहीं थी। बिहार के अंदर पलायन जो उस समय प्रारंभ हुआ, आज उसको रोकते रोकते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोका गया तो उसको रोका गया है, लेकिन फिर भी उस समय तो सिर्फ हो गया बिहार से चलेंगे और इसका कारण यही था कि इन लोगों ने जातीय इंजेक्शन दौरान नशा का इंजेक्शन को देकर के अभी उन्होंने बिहार को अगले रूप में पलायन की बात करते हैं इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब आप सभी ने देखा हम सभी ने देखा लोग पैदल आए अपने घरों के लिए काम किए चलिए अपने घर के लिए आए, लेकिन ये जो पलायन का दंश है अभी भी आपके पिछले 15 सालों के बाद ये 15 साल में भी अगर काम नहीं हुआ तो फिर अभी भी लोग मजदूर किए जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के काम में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बीजेपी और जनता क्या सोचना चाहिए। आज तक बात रही सरकार आगे ये जमीकरण के लिए सरकार को और मुख्यमंत्री का बयान है जमीन उपलब्ध कराया जाए। देखिए स्थिति यह थी कि वो जो काला दिन था काला अध्याय था उसका प्रतिफल उसकी छाया कुछ दिनों तक चली रही, परिस्थितियाँ बनी हैं। कैसे होगा अगर दिल्ली के अंदर यूपी की सरकार 2014 तक रही, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, इस 5 साल के अंदर बिहार के गांव-गांव में घर-घर में बिजली पहुंचाया, सड़कें बन गई, गली गली तक सड़कें बन गई और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इतना पुल पुलिया और सड़क बना है वो कम से कम उस सरकार से कई गुना ज़्यादा पुल पुलिया और सड़क बनाया गया। अब जाकर के एक माहौल तैयार हो गया है कि बिहार के अंदर बिहार का औद्योगिकरण किया जा सकता है, बिहार में उद्योग लग सकता है। और आगे मुख्यमंत्री का बयान संजोग से आज अपने बात में मुख्यमंत्री का बयान है कि सरकार को प्रस्ताव भेजा उसमें सरकार जो बिहार की सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। लेकिन एक बात और मान लीजिए
कि बिहार के अंदर जो व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं ये इसी 15 साल में इधर का जो एनडीए का प्रिंसिपल इसी में खड़ी हुई क्या था ये एम्स अगर बना तो अटल जी के शासन का ये तो सब खबर था आज की एक परिस्थिति है। उसको ये भी हुआ कि बिहार में जब हमारी सरकार बनी इस समय दिल्ली में भी सरकार गरीबों का 6 साल के अंदर जो बिहार के अंदर माहौल बना है उसका परिणाम है कि बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और अपने कोरोना की चर्चा की है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मजदूर जो शुरू में घर से बाहर निकल गए उसके लिए जो लोग दोषी हैं उनको भगवान माफ नहीं करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार और मुंबई में उद्धव जी की सरकार व्हाट्सएप मैसेज से किसी प्रकार से उनको घर में से निकाल दिया गया। और इतना ही नहीं तो मजदूरों को उठा कर ले जाकर उत्तर प्रदेश के सीमा पर रोक दिया गया। योगी जी की सरकार ने उनको पानी देने का काम किया, उनको खाना देने का काम किया, उनको उनके साथ खड़ा होने का काम किया। लॉकडाउन की परिस्थिति थी और उस परिस्थिति में जिस प्रकार से उन लोगों ने दलाना हरकत किया सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का काम किया, ये काफी संवेदनशील की बात है, ये काफी संवेदनीय बात। और इसमें मैं आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोरोना के काल में आज मतलब 21 लाख से ज्यादा 22 लाख के करीब आज तक मजदूर बाहर से बिहार के अंदर आए और 23 से 24 लाख के आसपास मजदूरों के खाते में जो बाहर के मजदूर थे उनके खाते में और जो मजदूर यहाँ आए उनको ऑनलाइन सेंटर में रखा गया। ऑनलाइन सेंटर में जब गए तो उनको रेल का भाड़ा दिया गया और वो मिनिमम 1000 अगर 700 रुपये का बनाए तो भी 1000 रुपया और 1000 से ज़्यादा है और उसके बाद 500 रुपया उनको अलग से दिया गया भाड़ा के अलावा उनको रहने के लिए खाने की व्यवस्था की गई, उनको मंत्रालय दिया गया, क्लिनिक दिया गया, सारा व्यवस्था किया गया। 11,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने राज्यों को और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ इस कोरोना काल में अनाज दिया गया, दूध में गैस दिया गया, खाता में दिया गया और किसको दिया गया जनधन खाता में रुपया दिया गया। फिर जनधन खाता का लोग मजाक उड़ा रहे थे उसी जनधन खाते में रुपया दिया गया जिसके चलते 1 रुपये की गड़बड़ी नहीं हुई है। जितना रुपया दिल्ली से बना है उतना उसके खाते में। और इसका मैं कहना चाहता हूँ इस कोरोना काल में जनता ने देखा है बिहार की सरकार को और दिल्ली की सरकार, जिस सरकार ने इस पीड़ित मानवता की सेवा करने का काम, लोगों के पीड़ा को हरने का काम किया है। और इसकी जनता बिल्कुल नरेंद्र मोदी के साथ है, एनडीए के साथ है और नीतीश कुमार सुप्रीम मोदी के साथ। जेडीयू और बीजेपी तीनों के अंदर चुनावी परिणाम आने के बाद ही साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेगी। अभी साथ है, चुनाव परिणाम आने के बाद ही साथ रहेगी और साथ मिलकर प्यार में सरकार बनाएंगे। आपने हर पार्टी की रखने के लिए घर चेंज होती है। आपने जो बात कहा स्वर्ण वोटर्स आपके साथ में रहेंगे, उस पर आप अडिग हैं सर, साथ में रहेंगे? मेरे अडिग होने का क्या बात, वो साथ में है, ये जनता बता रही है। आप वहाँ घूमिएगा जाइएगा, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ पूरे बिहार की जनता है, सभी वर्ग के लोग हैं। मैं सवर्ण और पिछड़े और दलित की बात नहीं कर रहा, सब लोग मेरे साथ हैं और सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और लोजपा का जो एनडीए गठबंधन है उसको वोट करेंगे। आखिरी सवाल, युवा वर्ग सर सबसे ज़्यादा अगर ट्विटर पर ट्रेंड किया जाए देखा जाए तो जो लगातार युवा है एजुकेशन के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, तो उस ट्रेंड के अगर पैमाना को नापा जाए तो लगभग बिहार के 60% युवा उस ट्विटर ट्रेंड में भाग ले रहे हैं। तो क्या युवा इस बार आपसे अलग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, नौजवानों को के लिए इस सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, उनकी पढ़ाई के लिए उनको लोन देने का काम किया है। किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो लोन लेने के बाद जो उनके ऊपर लायबिलिटी रहती थी अब वो लायबिलिटी नहीं रहने वाली है। उनके पढ़ाई की व्यवस्था, फिर उसके बाद उनके रोजगार की व्यवस्था,
यहाँ पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा रोजगार भी उनके रोजगार की व्यवस्था, गांव का विकास किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और इसमें नौजवान संतुष्ट है और इसलिए नौजवान बिल्कुल एनडीए के साथ है। और इसका आपने उदाहरण 2019 में भी देखा है कि 2019 में भी जो चुनाव हुआ था उसमें नौजवान बढ़ चढ़ करके भाग लिया। थोड़ी बहुत गलती रही, एक सीट हमारा चला गया, 40 से 1939 जीते, 40 में 40 जीतते। और इसी प्रकार का रिजल्ट आपको विधानसभा चुनाव में भी होना है, इसलिए आप जोड़ लीजिए, आप उसी प्रकार का रिजल्ट होगा। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव के रिजल्ट के बाद बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल के योग्य भी सीट उन लोगों के पास नहीं रहेगा कि नेता विरोधी दल बना सकते, यही आपको दावा है। और इसलिए समाज के सभी आयु वर्ग के लोग, समाज के सभी जाति के लोग, समाज के सभी संप्रदाय के लोग एकजुट होकर के लिए वोट देंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव को जीतेंगे और आगे एनडीए की सरकार बनाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अभी सुना अखिलेश कुमार सिंह जी को, जो बिहार बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और उन्होंने दावा किया है कि हम इतनी सीटों से जीतेंगे कि नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास भी उतनी सीटें नहीं आ पाएंगी। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं पुनः, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने युवा हित चैनल को आपने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो बातें हैं आप उस पर खड़े उतरे और पुनः जनता आपको सरकार बनाने में अपना वोट देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।